पढ़ चुके हैं, हमने प्लानिंग पढ़ लिया, ठीक है। प्लानिंग पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया। मैनेजमेंट के फंक्शंस में से सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, और अब हम पढ़ रहे हैं क्या, स्टाफिंग, ठीक है। तो स्टाफिंग नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि स्टाफ से रिलेटेड बात चल रही है ना। तो इसकी मीनिंग देखते हैं। फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हैविंग द राइट क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो कैसा पर्सन फाइंड करना है हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट पर्सन, ठीक है। कैसा पर्सन, राइट पर्सन, जो उस जॉब के लिए सूटेबल हो, फॉर द राइट जॉब, है ना, उस जॉब के लिए जो सूटेबल हो, ऐसा स्टाफ हमको फाइंड करना है। हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, अब वो राइट पर्सन कैसे पता चलेगा, उसके क्वालिफिकेशंस देख के, तो हैविंग द राइट क्वालिफिकेशंस। तो ये हुई इसकी मीनिंग कि हमको एक सही जॉब के लिए सही पर्सन फाइंड करना है, सही स्टाफ फाइंड करना है, जिसके अंदर जो हमको रिक्वायरमेंट है वैसी क्वालिफिकेशंस हो सके। तो वो क्या होता है आपका स्टाफिंग, ठीक है। ये हो गई इसकी मीनिंग। अब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की तरह है, इसके भी कुछ इम्पोर्टेंस है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको स्टडी करेंगे, ठीक। अब हम पढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। जैसे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का एक प्रोसेस होता है, वैसे ही स्टाफिंग का भी एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस में सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की ज़रूरत है, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब हमको कितने स्टाफ की ज़रूरत है, कितने स्टाफ हमको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये तीन तरीके से हो सकता है, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस, एक होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, और एक होता है कंपैरिजन, ठीक है। तो वर्कलोड एनालिसिस में ये आता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की ज़रूरत है हमको अभी, ठीक है। सपोज़ अगर हमारे पास अभी 10 एम्प्लॉयज़ हैं और हमको 12 की ज़रूरत है, मतलब हमको 2 की ज़रूरत और है, ठीक है। फिर वर्कफोर्स एनालिसिस में ये होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक, कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं, ये हम देखते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस में। इसके बाद हम करते हैं कंपैरिजन, इन दोनों का कंपेयर करते हैं कि कितने कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और कितने की हमें ज़रूरत है, और इन दोनों को कंपेयर करके फिर हमें पता लगता है कि हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हुआ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड प्रोसेस है रिक्रूटमेंट। अब हमको पता चल गया कि हमको कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, अब हम क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेंगे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें फॉर दी जॉब, ठीक है। फॉर दी जॉब पर्पज़ वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, अप्लाई करें, इसके लिए होता है रिक्रूटमेंट। इसके बाद सिलेक्शन में क्या होगा, जब बहुत सारे लोगों ने फॉर्म्स दिए, एप्लीकेशंस दिए, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही तो उन लोगों को जॉब पे नहीं रखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर पाएँ कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा स्टाफ जो है वो सूटेबल होगा, कौन से जॉब के लिए वो सूटेबल होगा। तो ये वर्क होता है सिलेक्शन में। फिर उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब हम स्टाफ को जहाँ पर उसको वर्क करना है उसकी वर्क प्लेस पर लेकर जाते हैं और उसको वहाँ पर प्लेस कर देते हैं, मतलब उसको जॉब पे रख लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट। एंड ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो जो नया एम्प्लॉय आता है उसको बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ ढलने में टाइम तो लगेगा, वो किसी को जानता भी नहीं है, अभी तो वो सबके लिए एक स्ट्रेंजर ही है। तो उन सबको आपस में मिलवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है, जिसके थ्रू सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को जान सकें, समझ सकें। इसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब सिर्फ प्लेस करने से तो हमारा वर्क ख़त्म नहीं हो जाता है, एम्प्लॉई को ट्रेनिंग भी देनी होती है, हालांकि उसको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें उसको समझानी पड़ती है, जिसके लिए हम क्या करवाते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपका क्या होगा, जब हमको पता चल गया
कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए। इसके बाद हमने रिक्रूटमेंट की, सेलेक्ट कर लिया और उनको जॉब में प्लेस कर दिया और उनको ट्रेनिंग भी दे दी। लेकिन इतने से वर्क ख़त्म नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, टाइम टाइम पर इवैल्यूएशन करनी होगी, मूल्यांकन करना होगा कि वर्क कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, जैसा हमें चाहिए वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया कि किस एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनका प्रमोशन, ठीक है, लोअर पोजीशन से उनको अपर पोजीशन पे लेकर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इसके बाद आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो सबसे लास्ट वाली चीज़ है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उनको वेजेस क्या देना है, उनको सैलरी क्या देनी है। ये वर्क जो है वो किस में होता है, कंपनसेशन में। ये दो तरीके का होता है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक है, कि टाइम के आधार पर उनको अगर वेजेस दी जाती है, लाइक वीकली दिया जा रहा है या मंथली दिया जा रहा है, तो वो होता है टाइम बेस्ड। और परफॉर्मेंस के आधार पर अगर उनको दिया जाता है तो उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, हम कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, इसे एलिमेंट्स बोल सकते हैं, एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। तो ये होते हैं स्टाफिंग के कुछ कंपोनेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट। तो अब रिक्रूटमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं कि रिक्रूटमेंट होता क्या है और किस किस टाइप का होता है, क्या इसके सोर्स हैं। तो रिक्रूटमेंट मीन्स क्या, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना कि वो हमारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो अब ये रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, मतलब अप्लाई कोई करे अगर स्टाफ, तो वो किस किस सोर्स के थ्रू अप्लाई करता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आता है आपका, ट्रांसफ़र और प्रमोशन। इंटरनल मीन्स क्या, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही स्टाफ को रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ही जितने लोग वर्क कर रहे हैं उसी में से हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक ट्रांसफ़र और एक प्रमोशन। ट्रांसफ़र मतलब कि एक जॉब में अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का कहीं और पे ट्रांसफ़र कर देना। ऑर्गेनाइजेशन में ही वो वर्क कर रहा है, लेकिन उसको किसी दूसरे ब्रांच में या दूसरे जगह पे उसको क्या कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। तो काम तो हमारा वही हुआ, जिस जॉब पोजीशन खाली थी उस पर वहाँ पर हमने उसको फुलफ़िल किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र। और प्रमोशन क्या होता है, लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ किसी एम्प्लॉय को लेकर जाना, उसे बोलते हैं प्रमोशन। तो अगर अपर लेवल पे हमको ज़रूरत थी, ठीक है, वहाँ पर जॉब की हमको रिक्वायरमेंट थी कि कोई जो है वो वहाँ पर आकर जॉब करे, तो उसके लिए हमने क्या किया कि लोअर लेवल से ही अपर लेवल पर उस एम्प्लॉय को शिफ्ट कर दिया, तो उसे बोलते हैं प्रमोशन। तो ये दो टाइप के इंटरनल सोर्स हैं रिक्रूटमेंट के। इसके बाद एक्सटर्नल सोर्स आता है। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, जब हम आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जाकर रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जैसे आपने देखा होगा शॉप के बाहर, फैक्ट्रीज़ के बाहर पोस्टर्स या स्टिकर्स लगे होते हैं कि यहाँ पर इस जॉब की ज़रूरत है, इस जॉब पर जो है प्लेस खाली है। ये लिखा होता है कि इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, इसकी पोस्ट खाली है, उस जॉब की पोस्ट खाली है, तो वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। फिर जिसको जॉब की ज़रूरत होती है, अगर वो उसको देखता है तो वो फिर फैक्ट्री से या ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, कांटेक्ट करता है, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड वन इज़ कैजुअल कॉलर्स। कई बार ऐसा होता है कि सपोज 100 लोगों के हमको एप्लीकेशंस आए, जिसमें से हम लोगों को 10 लोग जो है हमारे जॉब के लिए सूटेबल लगे कि ये हमारे जॉब के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, लेकिन हमको सिर्फ 6 लोगों की ही ज़रूरत है। तो वो जो 4 लोग जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं हमारे पास, हम उनका भी डेटा रख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनका भी डेटा रखती है और फिर ज़रूरत पड़ने पर उनको कॉल करके बुलाती है। तो ये होते हैं कैजुअल कॉलर्स। थर्ड आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, हम बहुत सारे एडवर्टाइजिंग मीडियम्स है हमारे पास, उन सब के थ्रू हम क्या कर देते हैं, एडवर्टाइज कर देते हैं कि हमें इस जॉब के लिए ये पोस्ट खाली है, हमको इस पर ज़रूरत है एम्प्लॉय की।
जैसे कि आपके ये सोशल मीडिया चल रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बैनर, पोस्टर या और भी किसी मीडियम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, पेपर के थ्रू एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू। तो ये होता है एडवर्टाइजिंग। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी, ये दोनों लगभग एक जैसी चीज़ है, बस प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है वो प्राइवेट होती है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। तो इन दोनों में क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, डेटा रखते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा रखते हैं जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानकारी रखते हैं जिनको स्टाफ की ज़रूरत होती है, और आपस में इन दोनों के लिंक बैठाने का काम करते हैं ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और प्लेसमेंट एजेंसी, ठीक। तो ये होती है प्राइवेट और ये होती है गवर्नमेंट, बाकी काम दोनों का एक जैसा होता है। इसके बाद आता है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है इसका, बहुत ही पॉपुलर सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। इसमें आपने देखा होगा कि कॉलेज से ही, जैसे फाइनल ईयर हो गया, ठीक है, तो वहाँ से क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेती है कंपनी। अगर फाइनल ईयर तक हो गया है पढ़ाई तो उसके बाद वहीं से डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, कैंपस से ही रिक्रूट कर लिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो उसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके बाद रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही किसी का नाम रिकमेंड कर दिया। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि हमें इस पोस्ट पर इसकी ज़रूरत है, तो वो ही अगर किसी को रिकमेंड कर दे, या अपने पहचान वालों या अपने फ्रेंड सर्कल या अपने रिलेटिव किसी को भी रिकमेंड अगर वो करते हैं, तो हम उनके रिकमेंडेशन पे भी रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, बिकॉज हमको उन पर ट्रस्ट है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे, क्योंकि वो इतने टाइम से वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको उन पर ट्रस्ट हो जाता है, तो हम उनके रिकमेंडेशन से भी रिक्रूटमेंट करते हैं। इसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट्स के इसमें आते हैं। उनके पास क्या होता है, बहुत सारे लेबर्स का डेटा होता है, ठीक। तो जब भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो इन लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूटमेंट की जा सकती है। इसके बाद एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी में भी हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, और एडवर्टाइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वेब पब्लिशिंग जो है वो बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। www वेबसाइट्स होती है कुछ, उन वेबसाइट्स के थ्रू क्या हो जाती है, रिक्रूटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स बना के रखती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके थ्रू भी क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। तो ये सारे जो है एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये रिक्रूटमेंट है, इसके बाद इसके सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट और है, वो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।